नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 3 किंगडम कर चुके हैं और आज सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट किंगडम करने जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लांट किंगडम को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि प्लांट किंगडम का जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो 2 आधार है। मेन जो है प्लांट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बात अभी तक बता रहे हैं कि प्लांट और एनिमल किंगडम में इस चैप्टर का जान है। जान है बोलने का मतलब बहुत बड़ा है ये, इसको इसी में समय लगेगा। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्ट और फंजाई तो काफ़ी इजी था, आपने पढ़ लिए, एक लेक्चर में ही काम हो गया। लेकिन प्लांट किंगडम में कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे और एनिमल में तो कम से कम 3, 4, 5 लग सकते हैं। तो प्लांट किंगडम का आधार जो है वो सीधा हम बात करते हैं क्या है। ये यूकार्योटिक है, सेल वॉल है और फोटोसिंथेटिक है, ठीक है ना। सबसे मेन कारण इसका ये है। दूसरा बात ये है कि ये मेनली मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हम रखें इसको मल्टी सेलुलर में। लेकिन ये मल्टी सेलुलर होना प्लांट की खासियत नहीं है। खासियत यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक यानी कि ये ऑटोट्रोफिक है। ये जो ऑटोट्रोफिक है ये होना जरूरी है किसी प्लांट को। प्लांट कहलाने के लिए क्या है? ऑटोट्रोफिक होना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि धर्मात्मा धर्मात्मा कहलाने के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। धर्मात्मा के लिए सबसे अच्छा, सबसे जो एसेंशियल क्राइटेरिया है कि उसका दिल धर्म से भरा हो, उसके मन में धर्म का वास हो, उसके मन में सत्य हो, छल ना हो, कपट ना हो, वही धर्मात्मा है, ठीक है ना। जो सत्य बोलता हो, झूठ ना बोलता हो और जिसके मन में धर्म का वास हो, धर्म होना चाहिए। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो वो धर्म के कारण होना चाहिए कि इससे किसी का भला हो, धर्म हो, ठीक है ना, अन्याय ना हो, ये क्राइटेरिया है। तो धर्म जहाँ होगा वो आदमी धर्मात्मा अपने आप हो जाएगा। उसी तरह जहाँ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक होगा वो प्लांट किंगडम अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार पर करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इसका क्या है? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में, प्लांट को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। एक है क्रिप्टोगैम्स, घबराइएगा नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फैनिरोगैम्स। अब आप बोलोगे कि ये क्रिप्टोगैम और फैनिरोगैम क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जो फूड तो बनाते हैं लेकिन वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि नॉन फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग है, यानी कि जो सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो क्रिप्टोगैम्स है। और जो प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और आप सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम फैनिरोगैम्स कहते हैं। सो दिस इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट those plants which are able to produce flowers and seeds are categorized into cryptogams, and those plants which are not capable of producing flower and seeds are cryptogams, and those plants which can easily produce flowers and seeds come under the category of phanerogams. Now when we further classify cryptogams and phanerogams, we find that cryptogams is divided into 3 parts. और वो 3 भाग क्या है उसको देखिएगा। ये है आपके बुक में डायरेक्ट दिया हुआ। एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जिसके पास सीड्स फ्लावर कुछ नहीं है वो भी 3 भाग के हैं।
इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको मिटाने के बाद। कि एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा। उसके बाद आता है फेनिरोगैम्स। कि फेनिरोगैम्स क्या है? जो फ्लावर्स और सीड्स तो कर रहे हैं, लेकिन इनके सीड्स या तो नेक्ड होंगे, यानी कि जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा, या तो सीड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई कवरिंग होगा। तो या तो जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होगा उनको हम लोग कह देंगे जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और जिसका कवरिंग होगा उसको कह देंगे एंजियोस्पर्म्स। यानी जिस प्लांट के सीड्स की कवरिंग होगी, वो नेक्ड नहीं होगा, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है ना? जिसके ऊपर कवरिंग होगा उसको एंजियोस्पर्म्स कहेंगे, जो नेक्ड होगा उसको जिम्नोस्पर्म्स। बाकी क्रिप्टोगैम्स क्या है आपको पता चल गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन यानी बेसिस हमारा क्या बना? बेसिस। अब ये बेसिस आप दो बात समझ लेना, बेसिस हमारे पास दो है। एक तो प्लांट का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ है कि डिफ्रेंशिएशन ऑन बेसिस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। कि क्या प्लांट्स के, क्योंकि प्लांट्स में हम लोग को जो जनरल कंसेप्ट है हमारा, जो जनरल कंसेप्ट है वो ऐसा है कि प्लांट वही होंगे जिनके पास रूट्स होगा, स्टेम्स होगा, लीव्स तो होगा ही भैया। लीव्स में नहीं होगा तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा? क्लोरोफिल नहीं तो कहाँ से फोटोसिंथेटिक होगा? इसलिए लीव्स तो होगा ही। बिकॉज लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इट इज टॉट इन द अर्ली क्लास टू द चिल्ड्रंस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लीव्स के बिना भी बहुत सारे प्लांट हैं जो फोटोसिंथेटिक होंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाओगे तो बहुत चीज़ें पता चलेगी। इसीलिए होता है कि धैर्य से इंतजार कीजिए। सब कुछ अपने को, मतलब ये नहीं कि बस इतना ही है ना? समय के साथ सब कुछ पता चलता है। जस्ट वेट एंड वॉच, देखिए क्या हो रहा है। तो पहला कि क्या प्लांट के पास रूट स्टेम्स, लीव्स हैं। तो थैलोफाइटा में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे इसके पास कोई रूट्स नहीं है, कोई स्टेम्स नहीं है, कुछ लीव्स कुछ नहीं है, लेकिन ये प्लांट है। ब्रायोफाइटा में क्या बात होगा? है थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है, रूट्स लाइक है, लीव्स लाइक है, ऐसा कोई प्लांट है तो उसको ब्रायोफाइटा कहेंगे। तो सर टेरिडोफाइटा क्या बोलेंगे? सर टेरिडोफाइटा वो है जिसके अंदर वास्तविक रूट्स, लीव्स, लीव्स, रूट्स और स्टेम्स ये सब आना चालू हो गया। तो पहला बेसिस ये है। दूसरा क्या है? सीड के आधार पे कि किसके पास सीड है, किसके पास नहीं है। तो जिसके पास सीड है वो फेनिरोगैम, जिसके पास सीड नहीं है वो नॉन सीड क्रिप्टोगैम। ठीक है, तो हमको लगता है कि प्लांट को हम लोग एक जनरल क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, बाकी अब हम लोग एक एक करके चालू ही कर देते हैं। ठीक है ना? तो आज हम थैलोफाइटा से चालू करेंगे, बाकी को हम लोग देखेंगे, अगर हो पाएगा तो इसी लेक्चर में करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, अगले लेक्चर में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? थैलोफाइटा। पहला पार्ट प्लांट किंगडम में सबसे पहला पार्ट क्या है? थैलोफाइटा। और सबसे इजी पार्ट भी क्या है? थैलोफाइटा। ठीक है ना? थैलोफाइटा को हम लोग सिंपली एल्गी भी कह सकते हैं। अब मैं यहाँ से जो 4-5 बातें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एल्गी आप इससे भी पहले सुने हो कि फंजाई में एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके लिचेन का फॉर्मेशन करता है। एल्गी को हम लोग प्रोटिस्ट में भी रखे थे, मोनेरा में भी रखे थे। ठीक है ना? तो एल्गी सर आप बोलते हो कभी प्रोटिस्टा है, आप कभी बोलते हो कि प्लांट में थैलोफाइटा वाला जो पार्ट है वो भी एल्गी है। आप कहना क्या चाहते हो, आपको पता भी है कि नहीं पता है? ठीक है ना, कि आप गलत ही पढ़ा रहे हो। तो बात सुनो मेरी, एल्गी एक ऐसा जीव है ना जिसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल रहा है। ठीक है ना? तो पहले तो ये जान लो कि एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं स्टडी का, तो स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह हम लोग पिछले में पढ़े थे फंजाई, उसका स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अब देखिए, एल्गी के बारे में मैं बात बता देता हूँ। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आ जाते हैं ना
जिनके बारे में पढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे कैरेक्टर को देखा जाए तो कई लोग हमको बहुत खराब नज़रों से देखेंगे कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा काम करता है जो मेरे को नहीं समझ पा रहे। कई लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत ही पढ़ने में अच्छा है, ही सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कोई कहेंगे नहीं नहीं ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, ये टीचर बहुत अच्छे हैं। कोई बोलेगा नहीं नहीं ये टीचर भी है क्या? हम लोग को तो लगा था ये केवल स्टेज पे गाना वाना गाते हैं और ये फालतू का माइक लेके कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना। कोई बोलेगा कि इसका करेक्टर इतना घटिया है, क्या किया आपको तो पता ही नहीं है, ये तो यही करने के लिए है, इससे घटिया आदमी नहीं हो सकता है। किसी की नज़र में पता चलेगा नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो केवल सत्य भाव से, प्रेम भाव से, केवल इसी के प्रति मेरी भावना है, ठीक है ना, इसलिए ये सही है। तो मैं क्या हुआ? अब आप बताओ कि मैं अच्छा हुआ खराब हुआ, ठीक है ना। तो मेरे को कोई कैटेगराइज नहीं कर सकता है, कोई नहीं बोल सकता। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 आदमी अप्लाई और 5 आदमी मेरे बारे में ना अलग अलग बातें करे तो बोलना। हाँ 4 आदमी अच्छा जरूर बोलेंगे और वो एक व्यक्ति जरूर होगा जो कहेगा ये खराब है, और क्यों कहेगा वो आपको ही पता है। उसी तरह अगर महाभारत में लोग कर्ण को देखें तो कर्ण धर्म है कि धर्मात्मा है कि नहीं। कृष्ण को ले लो ना, कृष्ण को ले लो, कृष्ण से बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं पूरा साइंस कृष्ण से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। या राधा को ले लो, कृष्ण भगवान कितना बढ़िया है। कृष्ण धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरा लोग क्या कहेगा, रणछोड़ है। वो अपनी जनता को बचाने के लिए अपनी जनता को लेकर चले गए। जरासंध जब आया तो लोग कहेंगे ये तो रणछोड़ है, डरपोक है, छोड़ के भाग गया। अपने मामा को मारे क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म जब आता है तब रिश्तेदार नहीं देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरे मामा है, चाहे मेरे चाचा है, या मेरे कोई है तो कैसे लड़े, ये तो मेरे तातश्री है, मेरे ये दादाजी, हम कैसे भीष्म पितामह को मारे, कुछ नहीं। तो जब धर्म आया तो अपने मामा को मारे, तो कोई बोलेगा कैसा आदमी अपने मामा को मार दिया। अब अंधेरा हो रहा, मैं बंद करूँगा, ठीक है ना। कैसा आदमी अपने मामा को मार दिया, ये तो अधर्मी आदमी हो गया। राधा को बोला जाएगा ये तो चरित्रहीन है, ये तो बेकारी है। अगर आज के ज़माने में राधा हो ना तो राधा से घटिया कोई नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। शादी अयन से हुआ, प्रेम कृष्ण से करती है, चरित्रहीन है, बेकार है, उसके बारे में बात ही मत करो। किस कैटेगरी में रखोगे राधा को और कृष्ण को? महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं, ये तो लड़ाई करवाता है, भाई भाई में लड़ाई करवा दिया। कृष्ण तो लड़ाई करवाने वाला है जी, कृष्ण से बेकार कुछ नहीं है ना। ये नहीं पता चल रहा है कि धर्म के लिए कृष्ण भगवान सब कुछ कुर्बान किए। वैसा व्यक्ति जो बचपन से जिसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जिससे प्रेम किया वो नहीं मिला, ठीक है ना, अपने भाई बंधु उसके सैकड़ों मारे गए, अंत में उनको कुछ नहीं मिला। हर जब रहे कृष्ण रोते रहे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, केवल कुर्बानी बलिदानी। ना नंद बाबा का प्यार मिला, ना यशोदा मैया का मिला, जन्म देने वाले माँ बाप भी छड़ गए, अपने मामा को मारना पड़ा। लेकिन कृष्ण खराब है कि अच्छा कौन बताए, ठीक है ना। एल्गी उसी तरह से, एल्गी है यूनिसेलुलर। देखो एल्गी का कहानी क्या है, ये है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होने के कारण ये क्या हो गया, प्रोटिस्टा में आ गया। प्रोटिस्टा में क्यों आया? क्योंकि इसके सेल के बाहर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, यानी कि ये क्या था, यूकार्योटिक था। ये नहीं रहता तो इसको मोनेरा में रख देते। यूकार्योटिक होने के कारण, यूनिसेलुलर होने के कारण इसको प्रोटिस्ट में रख दिए। लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही अजीब व्यक्ति निकला, ठीक है ना। ये क्या किया, क्लोरोफिल रखने लगा। इसके पास कुछ नहीं है लेकिन क्लोरोफिल खाली रख लिया, बोला बाकी चीज हमको नहीं चाहिए। क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेटिक हो गया। अब इसको प्लांट किंगडम में रखना पड़ेगा। तो एल्गी ऐसा है ना, ये बोलता हम प्रोटिस्टा में भी रहेंगे, हेलोफाइटा में भी रहेंगे, हम तो सब में रहेंगे, क्योंकि हम कृष्ण हैं। हम जीव में भी है, हम जंतु में भी है, हम शिव में भी है, हम शव में भी है, हम यहाँ भी है, हम वहाँ भी है, हम कहाँ नहीं है। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो एल्गी बोलता है कि हम तो इसमें भी है उसमें भी है, ठीक है। तो एल्गी, थैलोफाइटा में क्या है, एल्गी है। लेंथ देखो काफ़ी हो रहा है, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद इसको खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो एल्गी का जो मेन बात है या थैलोफाइटा का है कि दे डोंट हैव डिफरेंशिएटेड
लीव्स, रूट्स, स्टेम्स। यानी इसमें लीव्स, रूट्स, स्टेम्स तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें लीव्स, रूट्स और स्टेम्स तो होते ही नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, थैलोफाइटा कहलाएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि इसका सेल वॉल किससे बनता है, या अब यहां से इसको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब ये सेल वॉल है तो मैंने फंजाई का चिटिन बताया था, तो इसका सेल वॉल किससे बनेगा, इंक खत्म। लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाना। सेल वॉल सेलुलोज से बनेगा। सेल वॉल किससे बनेगा, सेलुलोज से। मैंने कहा था प्लांट में सेल वॉल मेनली किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब क्या, रिप्रोडक्शन इनका बड़ी रहस्यमय तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, और असेक्सुअल दोनों होता है। सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है। तो असेक्सुअल में तो कोई बात नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि बाइनरी फिजन हो गया, वो सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन हमको इसमें पढ़ना है, सेक्सुअल में दो होता है इनका, या तो आइसोगैमी या तो ऊगैमी। अब ये क्या, मैं इसको समझा दूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं। आइसोगैमी में क्या होता है, एक ही एल्गी होता है और उसके जो जर्म सेल्स होते हैं, या फिर जो बोला जाए फ्यूजन करते हैं, जो जाइगोट बनेगा, वो एक ही एल्गी के पास होते हैं। ऊगैमी के पास क्या होता है कि अच्छा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब तो नहीं होता है, लेकिन दो जर्म सेल्स अलग अलग बॉडी में होते हैं, और वो दोनों एक देता है मेल वाला, एक फीमेल वाला देता है, और दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो जब दोनों अलग अलग से आए तो ऊगैमी है, दोनों एक जैसा रहे, सेम जगह से आए तो उसको कहते हैं आइसोगैमी। ये आपको याद नहीं रखना, ना आपको पढ़ना है, लेकिन आपको जब रिप्रोडक्शन की बातें हो तो दो चार बातें पता हो कि रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या क्या है। बाइनरी फिजन हो गया। अच्छा, ईस्ट जब हम लोग पढ़े थे बीच में, पिछले वाले में, ईस्ट में, तो ईस्ट का जो रिप्रोडक्शन है उसका भी अलग मेथड होता है, एक बडिंग करके होता है। 8th क्लास में पढ़े होंगे आपने। बडिंग क्या होता है कि अगर एक बॉडी है तो इसमें से एक छोटा सा ये निकलेगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या करेगा, इसमें से आधा कट के इसमें से निकल जाएगा, यानी इसके बॉडी में छोटा सा बड बना, ये बड थोड़ा और बड़ा हुआ, लास्ट में ये कट जाएगा और दो ये बन जाएगा। तो ईस्ट में बडिंग होता है। तो बडिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, मतलब एक बॉडी है वो दो भाग में टूट जाए, बाइनरी फिजन हो गया। आइसोगैमी, ऊगैमी मैंने बता दिया। तो ये सब आपको नाम याद रखना है। बाकी थैलोफाइटा में यही याद रखना है कि ये क्या करते हैं, इनके पास रूट सिस्टम लीव्स नहीं होता है, लेकिन क्लोरोफिल होता है, और अपना फूड ये खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्लांट किंगडम में बेसिक वाले में रखते हैं सबसे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में जो है ना, एल्गी के बहुत सारे टाइप है, जिसमें हम लोग को 3 नाम तो हरदम याद रखना है। एग्जाम्पल बोले ना, हरदम से याद रखना आपको, स्पाइरोजाइरा, क्लैडीमोनास, दिख नहीं रहा होगा ना, CLADYMONAS, क्लैडीमोनास, और क्लैडोफोरा, तो ये सब नाम है। एक वुल्वा भी करके है, एक वॉल्वक्स भी करके, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको कम से कम ये 3-4 नाम याद रखने होंगे। स्पाइरोगाइरा, क्लैडीमोनास, क्लैडोफोरा और उल्वा, ये सब क्या थैलोफाइटा में आते हैं। ये सब एल्गी के ही टाइप्स है। एल्गे आप पढ़ोगे तो एल्गे के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपके 11th क्लास में एल्गी का एक अलग चैप्टर है जो कम से कम 50-60 पेज का है, ठीक है ना। तो 11th क्लास में तो पढ़ाई इतना हार्ड हो जाएगा, इतना व्यापक हो जाएगा कि मैं अभी कुछ बोल के बताना नहीं चाहता हूँ। बस वो आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा, अगर बायो लेते हो तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग थैलोफाइटा को ख़त्म करते हैं। बाकी हम लोग कल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, स्माइल करते रहिए।